नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 6 क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें आज का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सहकारी और उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और इसके साथ ही लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही देखिएगा, जो विद्यार्थी राजस्थान जीके का कोर्स मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने अभी नहीं लिया हो और वो लेना चाहते हैं या आपके कोई जानकार हैं, तो आप उनको बता दीजिएगा कि 1 से 4 अगस्त तक, 1 से 4 अगस्त तक यानी 1 तारीख, 2, 3 और 4, जो राजस्थान जीके वाला पूरा कोर्स है वो 999 में उपलब्ध रहेगा। 4 अगस्त के बाद वापस 1499 हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं, चाहे राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान आता हो, तो उनके लिए ये काम का है। एक ये देखिए, जो लास्ट हमने एक क्वेश्चन किया था कि हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं, तो इसमें मैंने आपको बैंक बताया था, दोनों है, ये पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकता है, मेरा ध्यान नहीं रहा बोलने में, वो बैंक ही बैंक चल रहा था तो बैंक का हो गया। पोस्ट ऑफिस में भी होता ही है, सेविंग अकाउंट खुलता ही है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सी होगा, बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों, है ना। आपको बैंक बता दिया था, बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों दोनों जगह आप अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखें। तो आगे पढ़ते हैं, सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण। अनोपुरा के अधिकांश किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं। वहां के कुछ किसानों ने ट्रैक्टर और खेती से नए औजार खरीदने चाहे। कई किसान अपनी जमीन का सुधार कर सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ाना चाहते थे, परंतु कम आमदनी के कारण कोई भी किसान ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन घासीलाल नामक किसान ने चौपाल में अन्य किसानों से कहा, इस गांव के हम किसान लोग क्यों न सहकारी खेती को अपना लें। यदि हम सभी किसान अपने छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक कर लें और सभी अपने पास उपलब्ध थोड़े थोड़े धन को मिलाकर इकट्ठा कर ले, तो खेतों को सुधरवा सकते हैं, ट्रैक्टर और अन्य औजार भी खरीद सकते हैं। हम में से कोई भी किसान इन बड़े खर्च वाले कार्यों को, छोटे खर्च वाले कार्यों को अकेला कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर गोपाल ने घासीलाल से कहा, आखिर मुझे इस कार्य से क्या मिल जाएगा, क्या तुम मेरा खेत छीनना चाहते हो। घासीलाल ने सबको समझाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मिलकर काम करने से हमारी अनेक समस्याएं दूर हो जाएगी, इसमें सभी को लाभ होगा। हमारे खेतों पर सामूहिक प्रयास से उत्पादन में वृद्धि होगी, हमारा थोड़ा थोड़ा धन एक बड़ी धनराशि बन जाएगी, जिससे हम महंगे औजार भी खरीद पाएंगे। किसानों खेती को मिलाने पर खेत की जोत बड़ी हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे खेतों की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। सबको उसके हिस्से के अनुपात में आमदनी का हिस्सा मिल जाएगा। मेरे ननियाल के किसान तो बहुत पहले से ही ऐसा कर चुके हैं। तो देखिए मित्रों, ये सहकारी खेती क्या है कि जैसे मान लीजिए ये लोगों के छोटे छोटे खेत हैं। अब इन छोटे छोटे खेतों में लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अकेला आदमी अपने खेत में सिंचाई और जो ट्रैक्टर वगैरह है, ये सब चीजों को अफोर्ड कर पाए। तो सहकारी खेती है कि सब मिल करके और अपना एक साथ पूरा एक यूनिट बना लें इनको, और ट्रैक्टर वाले को मिलजुल करके और पैसा दे दें और वो इनमें खेत को जोत दे। ये इससे क्या होगा, खर्चा जितना एक पे खर्चा ज्यादा लगता है, लेकिन सब मिलकर इस तरह से करेंगे तो खर्चा भी कम पड़ेगा और अच्छे से भी इनमें जो है वो हो पाएगा काम। तो ये चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी किसान घासीलाल की बात से सहमत हो गए और उन्होंने आगे सामूहिक रूप से खेती प्रारंभ कर दी। उनके खेतों की उपज कई गुना बढ़ी। अनोपुरा के किसानों का जीवन ही बदल गया। इस तरह मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है। तो अब सहकारी, आप समझ गए सहकारी क्या होता है। सहकारी यही होता है कि मिलजुल कर कार्य करना। तो ये गोपाल और घासीलाल, देखिए हर जगह घासीलाल जैसे आदमी भी होते हैं, हर जगह इस गोपाल जैसे आदमी भी होते हैं। घासीलाल जैसे आदमी हमेशा ये चाहेंगे कि कुछ अच्छा हो, लेकिन गोपाल जैसे लोग ये चाहेंगे कि नहीं नहीं। अब यहां तो चलो गोपाल भोला है, इसको पता नहीं है,
तो इसने कह दिया। बाकी ऐसे हर जगह होते हैं जो चाहेंगे कि उस काम को खराब कैसे किया जाए। घासीलाल जैसे लोग पूरी कोशिश करेंगे काम को सही तरीके से करने की, और गोपाल जैसे लोग करेंगे उस सही काम को बिगाड़ने की। मारवाड़ी में एक कहावत है, खायो नहीं तो ढुड़ायो ही सही। क्या है, खायो नहीं तो ढुड़ायो ही सही, कि चलो अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं तुमको भी क्यों खाने दूं, तो उसकी थाली को भी उसने उल्टा कर दिया। तो अलग अलग है तो चीजें ये है। तो आप समझ गए कि सहकारिता का कितना बड़ा महत्व है। अब जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हो, जैसे कुछ लड़के हैं और वो रूम लेकर के, और मान लो जयपुर में तैयारी कर रहे हैं, 4-5 लड़के हैं। अब एक तो ये 4-5, मान लीजिए 4-5 कमरों में अलग अलग है, आप इसको ऐसे समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे दूर तक जाएगा। ये आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ोगे वहां भी ये कंसेप्ट आएगा आपको। तो अब चीज ये है कि जैसे 5 लड़के हैं, 5 अलग अलग रूम में रहते हैं, अलग अलग रूम का अलग अलग रेंट, सब अपना अपना खाना बनाते हैं, सब अपना अपना गैस इस्तेमाल करते हैं। अब इनके सबके ये चीज महंगी पड़ेगी, या ये पांचों लड़के अगर पूरा एक एक साथ ले लें बड़ा रूम या बड़ा हॉल, और उसके अंदर मिल करके काम करें, कि भैया मैं आटा गूंदने का काम करूंगा, तू सब्जी काटने का काम करेगा, एक सब्जी बनाने का काम करेगा, एक रोटियों को सेकने का काम करेगा, इस तरीके से सब मिलजुल करके काम करें, तो क्या काम और ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं होगा। और बात करते करते कब आपका काम हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक आदमी को खाना बनाने में बहुत जोर आता है, एक आदमी होता है उससे नहीं बनता, बड़ा जोर आता है उसको, क्या यार क्या है। लेकिन एक ही जगह दो हो और 2 से 5 हो तो फिर तो कहना ही क्या। कितना आपने खुद इस चीज को महसूस किया होगा, कभी अकेले रहे होंगे तो भी महसूस किया है, और 2-3-4 जने ये साथ में रहे तो भी आपने महसूस किया होगा। यह होती है सहकारिता। वो सहकारिता ही है जो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो उदाहरण है ये सहकारिता का ही उदाहरण है। ये यहां अलग रूप है, यहां अलग रूप है वो ही चीज। ये है। उन्होंने आगे सामूहिक खेती जो है रूप से खेती प्रारंभ कर दी, और उन खेतों की उपज कई गुना बढ़ गई, किसानों का जीवन बदल गया। इस तरह मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है। बच्चों, ये आपके लिए लिख रहे हैं कि आप बच्चे हो। बच्चों, मिलजुल कर बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है। सबकी प्रगति, सभी की प्रगति तभी हो सकती है जब हम अपने लाभ को छोड़कर सबके लाभ के लिए कार्य करें। यह सहयोग की भावना से ही संभव है। इसके बाद आता है सहकारिता का अर्थ और महत्व। साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम और कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। तो यही है सहकारिता, कि साथ मिलकर काम करो, एक सबके लिए, सब एक के लिए। इस तरह का एक मोटो होता है इसका। सहकारिता के मूल तत्व। सहकारिता की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इसका संचालन और प्रबंध सभी सदस्यों की सहमति से होता है। सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक और सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। सहकारिता के मूल मंत्र है, एक सबके लिए, सब एक के लिए, और सबके हित में ही हमारा हित है। तो यह है सहकारिता की कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, कि सहकारिता का अर्थ और महत्व क्या है। अर्थ आपने देख लिया, सबको मिलजुल करके काम करना, और महत्व आपने देख ही लिया कि व्यक्ति कम संसाधनों में, कम साधन में भी उसको सहायता मिल सकती है। इसके अलावा चूंकि वो लोग आपस में जानकार होते हैं, मिले जुले लोग होते हैं, मिलने वाले लोग होते हैं, तो वो एक अलग चीज होती है। एक तो सब अनजान हो, लेकिन मिलने जुलने वाले होते हैं तो एक विश्वास होता है कि हाँ भाई ये तो मेरा गांव का ही है, ये मेरे गांव का है, तो एक विश्वास बना रहता है। इसके बाद में आता है सहकारी समिति का गठन। किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्यों से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित वाले
मतलब मान लीजिए कि आप किसी गांव के या एक ही जगह के व्यक्ति हैं, कहीं के भी, तो लगभग इसमें जो है कम से कम 15 व्यक्ति हों, तो एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगाते हैं। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। इसका संचालन सदस्यों से ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। समिति के सभी सदस्य मिलकर के काम करते हैं। समिति के आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है। समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मित्रों, ये चीज होता है सहकारी समिति का गठन। और राजस्थान के अंदर भी देखिए, लोगों ने चाहे क्रांति का समय, अब जैसे मैं आपको बताऊं, अपने राजस्थान का इतिहास तो पढ़ा ही होगा, उसमें विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। यह आपने सबने पढ़ा है। और उसका अध्यक्ष बनाया था मन्ना पटेल को। मन्ना या मुन्ना पटेल जो है, उसको बनाया था। तो उसमें भी क्या था कि सब लोग थोड़ी थोड़ी जो है वो आर्थिक सहायता करेंगे, जिससे हमारा आंदोलन जो है वो सही दिशा में और सही तरीके से कार्य कर सके। भाई मीटिंग बुलाएंगे, लोग बाग मिलेंगे, इधर उधर जाना भी होगा, तो वो खर्चा आएगा कहां से? बिना अर्थ के संभव नहीं है। आपको अर्थ का मतलब है पैसे से। तो पैसे के बिना तो जीवन व्यक्ति का कैसे चलेगा? पैसे के बिना मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरह से जब एक संघ बना दिया, थोड़े थोड़े लोग अपनी आर्थिक सहायता करेंगे, तो वो सभी उनके लिए ही है। सबसे मजेदार बात देखिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। यहाँ जो पैसे दिए जा रहे हैं, थोड़े थोड़े जो भी सहायता की जा रही है, वो किसी और के लिए नहीं है, वो हमारे खुद के लिए ही है। भविष्य में फायदा भी उनको ही होगा। तो यही चीज सहकारी समिति में, आप जैसे मान लीजिए 50 लोग हैं, मान लीजिए 30 लोग हैं, उन्होंने मिलकर के और इस तरह से एक सहकारी समिति बना ली। अब भविष्य में जैसे इनमें एक आदमी है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल की मान लो बेटी की शादी है। रामलाल के पास इतना पैसा है नहीं, और वो हमेशा थोड़ा थोड़ा इनमें जमा कराता था। तो सब लोगों में से, उसी में से ही एक बार के लिए रामलाल को रुपए दे दिए, ये लो रामलाल जी, आराम से बेटी की शादी करो, आपकी बेटी हमारी बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में जब रामलाल वापस, जैसे रामलाल ने यहां से रुपए लिए 50,000, भविष्य में रामलाल धीरे 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 वापस वो पैसा चुकता कर देगा। ये है सहकारी, आपस में मिलजुल करके काम करना। वो नहीं है कि साहब पैसे नहीं दिए, अगले को उठा के लेके आगे आ जा रहे, तू पैसे कैसे नहीं दिए तूने? नहीं, ऐसे नहीं। यही होता है सहकारी समिति का, मिलजुल के कार्य करना। एक सिस्टम होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर भी क्या होता है? एक स्नेह होता है, एक विश्वास होता है। ये चीज समझिएगा। और ये बहुत अच्छे सिस्टम है। तो कृषि सहकारी समितियां, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, सहकारी साख और बचत समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति, ये अलग अलग सहकारी समितियों के प्रकार हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है। कई बार व्यापारियों द्वारा हमें नकली या घटिया सामग्री दे दी जाती है। जानकारी के अभाव में हमें इस प्रकार की आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमें उपभोक्ता के हित संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी हो, तो हम कई समस्याओं और आर्थिक हानि से बच सकते हैं। आइए हम उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करें। उपभोक्ता सशक्तिकरण। गणेश कक्षा 5 उत्तीर्ण करके 6 में आया। उसने अपने शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, परंतु ये क्या, पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 13 से 20 तक थे ही नहीं। गणेश ने पुस्तक शिक्षिका को दिखाई। शिक्षिका ने कहा, इस पुस्तक को विक्रेता को लौटाकर बदलवा लो। वह शाम को अपनी मां के साथ विक्रेता के पास गया, किंतु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। बहुत बहुत देर तक बहस करने के बाद भी उन्हें वैसे ही वापस लौटना पड़ा। इस पर दादाजी घर पर दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी बोले, यह विक्रेता का गलत व्यवहार है। उपभोक्ताओं को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया है। देखिए, ये आपसे पूछ सकता है, अभी उपभोक्ता जो कानून है वो 2020 में और आया है दोबारा, और पहले जो था 1986 में। अब 2020 के अंदर जो है 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण कानून आया है। उसके बारे में जब भी कोई समसामयिक का कोई होगा तो करंट का कभी बताएंगे उसको। तो इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी
कल मैं खुद उस विक्रेता से बात करता हूं। देखिए मित्रों, इस पैराग्राफ में एक चीज आप नोट कीजिएगा, कितने इन्होंने कितना सोच समझ करके किताबें लिखी हैं। गणेश को चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि जो गणेश की शिक्षिका है उसने बता दिया कि ये 1986 का कानून होता है, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। शुरू की जानकारी बताई कि शिक्षिका ने बताया कि नहीं, वापस देना, वापस ले लेगा, लेकिन आगे की और ज्यादा समस्या गूढ़ बन गई, उसने लेने से मना कर दिया। तब कौन नजर आए? दादाजी। यहां इसने दादाजी का प्रयोग किया है। ये बताना, ये क्यों दादाजी क्यों लिखा, ये पिताजी भी लिख सकता था, ये शिक्षिका भी लिख सकता था, गणेश का कोई मित्र भी लिख सकता था, लेकिन दादाजी क्यों लिखा? ताकि घर में बड़े बुजुर्गों के महत्व को बताने के लिए। छोटा बच्चा, ये इसको एक 6 क्लास के बच्चे के हिसाब से सोचिएगा आप। एक 6 क्लास का बच्चा है, 8 10 1 साल का होगा, 10 11 साल का। उस बच्चे को कि बुजुर्गों का क्या महत्व है, दादाजी का क्या महत्व है, यह बताने के लिए यहां इन्होंने दादाजी शब्द का इस्तेमाल किए है। इसीलिए मैं कहता हूं ये किताबें बहुत शानदार है, ये बच्चों में वास्तव में उस चीज का निर्माण करती है। तो कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो दादाजी आगे बोले, हम अपनी खरी कमाई का खरा पैसा देकर कोई खोटी चीज क्यों खरीदें, घटिया चीज क्यों खरीदें, मिलावट क्यों बर्दाश्त करें, भला कोई नकली माल क्यों लेवें। इस तरह की ठगी से बचने के लिए है उपभोक्ता संरक्षण कानून। खरी कमाई का मतलब होता है मेहनत की कमाई। तो देखिए, आप भी बाजार से सामान खरीदते हैं तो थोड़ा सा हमेशा सावधानी के साथ खरीदें कि ये बाद में इन चीजों की नौबत आए क्यों। आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो उसको नींद में मत खरीदो, कैसा आप लेके आके देते भैया, हाँ ठीक है ला देते, उसको किताब में सीधी बैग में डाली। अरे उस किताब को एक बार खोल लो, एक बार 2 3 बार हाथों से पेज पलट के यूं इजीली जैसे एक साथ अपने पलटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, कोई पेज फटा हुआ है, मुड़ा हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। वहीं दुकान से सामान खरीदने के लिए जाते हो, अगर आटा भी खरीदना है तो उस दुकान से खरीदो जहां ग्राहक खूब रहते हो, मतलब जहां रेगुलर कस्टमर खूब आते हो, तो वो सामान भी लगातार निकलता रहेगा। अब आप गए किसी कोने में ऐसी दुकान में, उसके पास कोई कस्टमर आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप कह रहे हो भाई साहब आटा ला, हो सकता है वो 4 महीने पहले का, 5 महीने पहले का आटा बेच दे आपको, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। सावधानी भी एक चीज होती है, सावधान रहो। आंखें बंद करके चलोगे तो आगे गड्ढा दिखेगा और उसमें जाके धड़िन ना का होए राम जी रे, फिर अल्डाओगे जोर से। तो पहले ही सावधानी रखो ना, आंखें खोल के रखो। थोड़ी बहुत अगर अपनी सावधानी हो तो ये छोटी छोटी चीजों से आप बच सकते हो। नमक की थैली है, चाय की थैली है, चीनी है, या कोई भी सामान है, कोई भी तेल वगैरह है, प्रोडक्ट, आप कोई भी सामान लेते हो बाजार से, तो उसके पीछे बनने की और प्लस उसकी वैलिडिटी कब तक है, ये सब चीज लिखी होती है, लेकिन वो उसको पढ़े कौन, माथापच्ची कौन करे इतनी। तो उसको अगर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड लगेगा, एक बार नजर डाल लो। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं चीज वो देखता, मैं तो हमेशा देखता हूँ, दुकान वाला मुझे कहता कई बार ऐसा, अरे भाई साहब देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लग रहा है। पीछे देखूं और डेट साहब निकले कि इसकी तो 2 महीने पहले की वैलिडिटी क्रॉस हो चुकी है। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? अरे भाई साहब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा नहीं जी, ये लो, फर्क पड़ेगा, ये लो। तो फिर वो नया सामान देता है। तो खुद सावचेत रहो ना, खुद आंखें बंद करके चलते हो, फिर क्या ओए रे फिर। तो अगले दिन जब दादाजी के समझाने का विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत कर दी। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई, बल्कि 5,000 रुपए हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता से दिलवाया। उपभोक्ता कौन? जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष और अंतिम उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे किसी वस्तु या सेवा का जो अंतिम प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो होता है उपभोक्ता। जैसे आपने चॉकलेट खरीद कर खाते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। इसी प्रकार आप एक टैक्सी किराए पर लेते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। रामू अपने बच्चों के लिए बाजार से मिठाई मिठाई खरीदता है। सोनू अपने बीमार भाई का निजी चिकित्सालय में इलाज कराता है, तो रामू और सोनू भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो आपको ये चीजें थोड़ा रखना चाहिए और ध्यान में रखें थोड़ी इन चीजों को। उपभोक्ता का शोषण।
उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। खराब या घटिया वस्तु देना, मात्रा या तौल में वस्तु कम देना। देखिए कई बार अब आपके मैं चीजें प्रैक्टिकल जीवन की चीजें बता रहा हूँ। मिठाई वगैरह आप खरीदते हैं तो जिस दुकान दुकान से मिठाई रेगुलर बिकती हो, अच्छा हो कि हाँ साहब यहाँ मिठाई सही बनती है और आपने भी देख रखा हो कि सही बनती है, तो ज्यादातर उन्हीं दुकानों से खरीदना चाहिए। होली दिवाली में लोग बाहर से मावा खरीदते हैं। सबसे ज्यादा उस समय आप न्यूज़पेपर में पकड़ते हैं कि मावा जो है ये पुलिस वाले ये जब पकड़ते हैं, छापा मारते हैं, तो मिलावट का मावा मिलता है, मिलावट की मिठाइयां मिलती हैं। तो इग्नोर करना चाहिए। आप घर पे भी बना सकते हो इन चीजों को, मावा तो घर पर भी बना सकते हो। करना क्या है, 8-10 किलो दूध लाना है और बस कढ़ाई हो और साहब ये लो, उसको घोटते रहो, मावा बन जाएगा वो। हॉस्पिटल का अंदर भी आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर कभी आपको कोई डॉक्टर भिड़ते ही ये कहे कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा साहब, तो मेरा ये मानना है कि आपको पहले 2-3 डॉक्टर को और दिखाना चाहिए। घर में किसी को भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर कोई ऑपरेशन का डॉक्टर सीधा कहे, तो पहले 2-3 डॉक्टर को और दिखाओ, अलग अलग डॉक्टर को। सब एक ही बात करें कि हाँ साहब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, तब आप उस डॉक्टर से ऑपरेशन करवा सकते हो। थोड़ा सा आपको केयर करके मार्केट में चलना पड़ेगा। कई बार पता चला कि कोई दिक्कत है ही नहीं और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उपभोक्ता का शोषण। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। खराब या घटिया वस्तु देना, मात्रा या तौल में वस्तु कम देना, अवधि पार वस्तु देना, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु देना, विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना, वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना अथवा वारंटी की अवधि में उसमें सुधार नहीं करना, घटिया सेवा देना, समय पर सेवा नहीं देना या भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना आदि तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण किए जाने की घटनाएं होती रहती हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी निर्धारित मूल्य से ज्यादा नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए आपने अगर कोई कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक पे रेट है 22 रुपए प्रिंट है, तो अब दुकान वाला कई बार कहता है कि साहब फ्रीज में रखने का भी पैसा लगता है। कुछ दुकान वाले करते हैं, खास करके जब आप हाईवे पर सफर कर रहे हो, रास्ते में जो दुकानें होती है हाईवे पर, वो पैसा उस चीज का ज्यादा लेती है। 10 रुपए की चिप्स है, लिखा हुआ भी 10 है, वो आपसे कहेगा नहीं 15 रुपए लगेंगे। वो सब चीजें गलत है। वो उससे पर्ची कटवा के ले लो कि भैया पर्ची काट दे 15 रुपए की, वो नहीं काटेगा वो। और पर्ची कटवा के अगर काट दे 15 की, तो आप उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हो उसके खिलाफ। भाई लूटमार तो लूटमार है। सेवा के बदले में जैसे आपने चीज कोई खरीदी बढ़िया और दूसरे दिन ही वो चीज खराब हो गई। आपने कोई घड़ी खरीदी, दूसरे दिन ही खराब हो गई। अब दुकान वाला कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो चेंज नहीं करेंगे। तो इन चीजों से संबंधित है। खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियां। उपभोक्ता का दायित्व है कि शोषण से बचने के लिए वह खरीदारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखे। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता रहा था अभी कि खुद सावधानी रखनी है। खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल, रसीद और गारंटी वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अब जाके आपके मान लो 10 रुपए की चीज 15 रुपए लिए और आप जाओ न्यायालय के पास कि साहब ये देखिए मेरे से 10 रुपए की जगह 15 रुपए लिए थे, तो कोर्ट कहेगा क्या सबूत है? तो वो आपको बिल दिखाना पड़ेगा, रसीद दिखानी पड़ेगी। सामान पर उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन और अवधि समाप्ति की तिथि, ये सब आपको जांच कर, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि मैं कोई भी सामान लेता हूं तो मैं हमेशा उसके पीछे वो चीज देखता हूं कि ये मैं इसकी कब बना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। यहां तक कि अगर मान लो लास्ट डेट 1 साल की वैलिडिटी है और उस सामान में अभी 1-2 महीने का समय बचा हुआ है, मैं तो भी नहीं लेता उसको। तो 1-2 महीने का समय बचा हो तो भी मत नहीं लेता, क्योंकि अब वो लास्ट टाइम उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है वैसे ही। तो इस चीज का आप ध्यान में रखें। वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले आईएसआई, एग मार्क, एफपीओ आदि मानक चिन्हों को देखकर खरीदना चाहिए। तो आप कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें ये आईएसआई मार्क अगर ये आपको देखने चाहिए, ये होता है कि हाँ वो चीज जो है पूरी तरीके से सही है। तो ये चीजें हैं आपको हमेशा देखनी चाहिए। अब जैसे कुछ लोग हेलमेट खरीदते हैं, तो हेलमेट भी आप खरीदते हैं तो अपने जीवन से समझौता कर लेते हैं।
100-150 रुपए के जो मार्केट में फर्जी हेलमेट मिलते हैं वो लेके आ जाते हैं, और 700-800 रुपए का एक अच्छा आईएएस मार्क का हेलमेट मिलता है वो नहीं लाते। अब वो सोचते हैं कि हमने रुपए बचा लिए। आपने रुपए नहीं बचाए, आपने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रखा है। और जिस दिन भी मौत को बहाना मिला वो 1 सेकंड में उड़ा के ले जाएगी। और हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती है, हमारे पीछे परिवार होता है, माता पिता होते हैं, पूरा फैमिली होती है। उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जीवित रहें। तो थोड़ा लापरवाही इंसान क्या है, बहुत भयंकर लापरवाह होता है। वो 100-150 रुपए का हेलमेट खरीद लेगा, और वो भी जब पुलिस वाले दिखेंगे वो भी तब लगाएगा, वरना वो भी नहीं लगाएगा। तो इसलिए इस चीज में कभी भी अपने जीवन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। 700-800 रुपए के जो शायद जो इतना तो रेट लगती है, हेलमेट आते हैं, बढ़िया आईएसआई मार्क का हेलमेट खरीदो। उसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा, कुछ खराब होता नहीं, आपके हमेशा चलने वाला है। हजारों दिन लगाओगे तब जाकर के कभी कोई ऐसा हो, एक दिन होता है कि कोई हादसा वादसा हो, और सिर ही मेन होता है कि सिर में आपके चोट नहीं लगे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए, अपने जीवन से समझौता नहीं करें। फिर भी करेंगे बेटे, कई मानने वाले तो है ही नहीं। सावधानी रखनी चाहिए कि नापने अथवा तौलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया है। वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। यह भी चीज है, जैसे मान लीजिए कई बार कोई दुकान वाला सामान तोलता है, तो वो बाट के साथ उसने जैसे मान लो 100 किलो तोलना है, तो उसने 1 किलो का तो बाट रख लिया और 250 ग्राम का कोई साथ में रख लिया पत्थर। अब आपको क्या पता वो पत्थर का वेट कितना है, तो वो इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो प्रमाणीकृत बाट होते हैं या माप हो, उसी के अकॉर्डिंग ही उसको वो रखना पड़ेगा। वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। अब आप जैसे मिठाई लेके आए हो, कुछ दुकान वाले चालाकी करते हुए जैसे 1 किलो मिठाई है, तो उसके अंदर वो जो डब्बा है उस डब्बे का वजन भी तोल देते हैं और पूरा 1 किलो कर देते हैं। ये लो साहब, ये आपका 1 केजी हो गया। ये गलत है। ये आप उसको जब तुलवाएंगे तो वो कम से कम 1 किलो और 150-200 ग्राम तक उसका वजन निकल जाएगा। जो वो डब्बा होता है वो 100-150 ग्राम तो कम से कम निकल जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी तोलता है तो उसको आप वहीं रोक दें, क्योंकि पैकिंग में जो डब्बा होता है उसका वजन कभी भी उसके साथ तुलाई नहीं होते। मिठाई जैसे 400 रुपए किलो है, ये 400 रुपए किलो है, तो इस 400 रुपए में 400 रुपए की सिर्फ मिठाई आएगी। इसमें इस डब्बे का वजन साथ में इंक्लूड नहीं होगा। ये सावधानी रखनी चाहिए आपको, जब वो अगला तोल रहा हो तो उस समय सावधानी रखो। आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है और कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छी तरह देख परख करके वस्तु खरीदनी चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इन विज्ञापनों से भ्रमित होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, चीज का बहुत जबरदस्त विज्ञापन करते हैं, जोरदार, रात और दिन उनका जहां देखो साहब, दीवारों पे, खंबे पे, कहीं भी आदमी जाए उनको वही वही विज्ञापन दिखते हैं। तो लोग क्या है, क्वालिटी को नहीं देख करके, और कुछ ये जैसे विज्ञापन वगैरह होते हैं आकर्षक तरीके से लुभाने वाले होते हैं, वो अट्रैक्ट होता है और वो उन चीजों को ले लेता है। फिर बाद में फिर वो करता है पिंपाट, क्योंकि अब उसके पास यही बचा है। तो अपने आंख नाक कान खुले रखो। कोई भी चीज जब भी ले, कोई किताब ही लेते हो उसको अच्छे से देख के ले, कि हाँ साहब इन लोगों ने बताया होगा, अच्छी किताब है तभी लूं। अब छोटी छोटी चीजों में जो व्यक्ति समझौता करता है, इसके फर्क बहुत बड़े पड़ते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। हालांकि ये चीज व्यक्ति जब समझता है तभी समझता है, पहले कभी नहीं समझता वो। ये जैसे मान लीजिए बाइक है, बाइक के अंदर भी चेन होती है, जैसे साइकिल में चेन होती है उस तरह की एक मोटी चेन होती है जिससे वो चलता है, अंदर होती है बाइक के। मैंने बाइक का पूरा पोस्टमार्टम खोल के कर रखा है, उसमें कहाँ क्या क्या होता है। अब इसमें एक कड़ी भी अगर आपकी खराब हो जाए, भाई जैसे मान लो आपके पास 50,000 की बाइक है, कड़ी कितने रुपए लगे होंगे, 20, 30, 40, 50 रुपए या 100 रुपए एक छोटी सी चीज के लगते होंगे। अगर वो एक छोटी सी चीज खराब हो जाए तो क्या ये पूरी बाइक, ऐसा नहीं होगा कि सड़क पर अचानक ये गिर जाए, कोई हादसा हो जाए। चीज छोटी होती है लेकिन उसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं।
और ये परिणाम भविष्य में मिलते हैं कि साहब इस चीज के परिणाम इतने भयंकर हुए हैं। इतिहास जो व्यक्ति पढ़ता है उसको तो बहुत अच्छे से पता है कि घटनाएं जिस समय होती है वो कोई ज्यादा बड़ी घटनाएं नहीं होती, लेकिन किसी घटना के परिणाम 50 साल बाद दिख रहे हैं, किसी के 100 साल बाद दिख रहे हैं, पूरा व्यवस्था में ही परिवर्तन हो गया, पूरा देश में परिवर्तन हो गया। उपभोक्ता शिकायत कहां करें? उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा और उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया। तो उपभोक्ता के अधिकारों रक्षा और जो है उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा और उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इस कानून के तहत उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया है। 20 लाख रुपए तक जिला उपभोक्ता मंच, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए की राशि से संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में, और 1 करोड़ से अधिक जो है उनकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। और इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। जैसे कोई डिसीजन आ गया, मान लो निचले कोर्ट का, जिला मंच का या राज्य मंच का, तो आप उसके आगे जो है अपील कर सकते हो 30 दिनों की अवधि में। सभी सावधानियों के उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा में दोष पाया जाता है और समझाने के बाद भी विक्रेता और सेवा प्रदाता जो है गलती नहीं सुधारता, तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अवश्य करनी चाहिए। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं, अतः हमें जागरूक रहकर इनका लाभ उठाना चाहिए। अब आता है उपभोक्ता शिकायत कैसे करें। उपभोक्ता सादे कागज पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं होता और न ही वकील की आवश्यकता होती है। वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज करना जरूरी होता है। जब कोई भी जो प्रॉब्लम हो, या जैसे आपने सामान लिया दुकान से, तब से लेकर के 2 वर्ष के अंदर अंदर शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है, उसके बाद नहीं माना जाता। शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता पक्ष का नाम, शिकायत का विवरण, करता जो कुछ आता है उसका पूरा विवरण होना चाहिए, साथ ही बिल रशीद आदि भी साथ में होना चाहिए। तो सादे कागज पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर आप डाक से या किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोई शुल्क नहीं होता है और ना ही कोई वकील की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आपका। उपभोक्ता को उपलब्ध राहत। शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग को जो राहत दिलवा सकता है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। विवादास्पद सामान में सुधार करवाना, उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना, उपभोक्ता को होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति दिलवाना, और उपभोक्ता को हर जगह खर्चा दिलवाना। तो जैसे वो जैसा सामान है, जैसा उसमें हो सकता है कि सामान में सुधार हो सकता हो, नया दिलवाया जा सकता हो, हानि क्षतिपूर्ति हो या खर्चा दिलवाना, तो ये सब चीजें होती है। अब आता है शब्दावली। सहकारिता सहयोग करने अथवा साथ मिलकर काम करने का भाव, आर्थिक, धन या रुपए पैसे संबंधी शोषण का, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना। गारंटी, क्रय की गई वस्तुओं को एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा। वारंटी, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा। देखिए गारंटी वारंटी में डिफरेंस क्या होता है। गारंटी होता है कि अगर कोई चीज खराब होगी, जो उसकी लिमिट है जैसे 1 साल तक है कि साहब ये खराब नहीं होगी, और इसकी गारंटी है। तो गारंटी का मतलब होता है कि वो वस्तु दूसरी मिलेगी। जैसे फ्रिज खराब हो गया तो दूसरा फ्रिज आपको मिल जाएगा। और वारंटी होती है कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई उस निर्धारित समय में तो उसकी मरम्मत की जाएगी, बदला नहीं जाएगा। तो ये आप ले तब ध्यान में रखें इस चीज को। सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है कलेक्ट्रेट, तहसील, गृह विभाग और सहकारिता विभाग में। तो कहां होता है सहकारी समिति का पंजीकरण? तो आप देख लीजिए, सहकारिता विभाग इसमें होता है। कौन सा मानक चिन्ह है? ISI, एगमार्क, FPO और उपयुक्त तीनों। तो कौन से हैं? तीनों ही हैं, सभी सही हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, सभी सही हैं, उपयुक्त तीनों। इन 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। आप कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा खरीदते हैं तो आप एक क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत कहां की जा सकती है? प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इन तीनों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी वो होगी सरकार और लोकतंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरी तरह से पॉलिटी के चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।